हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की लास्ट टाइम की रिवीजन की सीरीज चल रही है और अभी पिछला वीडियो पार्ट 1 का हम लोगों का केमिस्ट्री आप लोगों ने डिस्कस किया उज्जवल सर के द्वारा। मैं पार्ट 2 में आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। तो देखिए, यहाँ पर प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमसे पूछी गई है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जो प्लेन मिरर होता है वो हमारा कैसा होता है बच्चों, एक फ्लैट सरफेस होती है और जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी किसी भी कर्व सरफेस की क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक स्फीयर है, अगर मेरे पास एक स्फीयर है तो इसका ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसकी हाफ डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक फ्लैट सरफेस की बात करूं, एक फ्लैट सरफेस, तो इसका कोई भी रेडियस ही नहीं होगा और अगर रेडियस नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि इसकी फोकल लेंथ भी नहीं होगी, या फिर ये कहेंगे इसका जो रेडियस होगा वो इंफिनिटी पर होगा, जिससे कि इसकी जो फोकस होगी वो भी क्या होगी, इंफिनिटी होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज राइट आंसर इज इंफिनिटी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where the object is placed between f and 2f of a convex lens the image formed is। मैं कर रहा हूं वैसा आप लोग भी करके देखते रहिए। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा f1 है और ये हमारा f2 है। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, किसके लिए, ये जो हमारी सेकंड वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके लिए जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहां पर होगा C1। अब ये वाली जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से F1 की, हम इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ F कहते हैं। और चूंकि हमको ये पता है कि ऑप्टिकल सेंटर O से F1 की डिस्टेंस जो होती है वही F1 से C1 की भी डिस्टेंस होती है, यानी कि ये भी कितनी होगी, F ही होगी। यानी कि टोटल ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2F, या फिर इसी को हम कहते हैं R, जो कि होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमसे पूछा गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of a convex lens, यानी कि f और 2f के बीच में यहां कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज कहां पर बनेगी। तो लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्रैक्ट होकर के कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, मैंने कहा ये पहले रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना डेविएट हुए सीधे चली जाती है। तो मैं दूसरे या तीसरे में से कोई भी एक लॉ कंसीडर कर लेता हूं। मैंने कहा कि मैं इस लाइट रे को कहां से लेकर के जाऊंगा, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाऊंगा। तो ये देखिए, ये जा करके जहां पर भी ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग लाइट से इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहां पर इसकी इमेज बन रही है। तो आइए जरा देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है, एट f। तो क्या f पर बन रहा है इमेज, नहीं। एट 2f, क्या 2f पर बन रहा है इमेज, नहीं। बियॉन्ड 2f, बिटवीन o एंड f। तो देखिए, यहां पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमको लग रहा है वो है हमारे पास बियॉन्ड 2f, क्योंकि यहां वाली भी जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी, ये होगा हमारा 2f की डिस्टेंस होगी। लेकिन ये इमेज जो हमारी है वो 2f के बाहर बन रही है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बियॉन्ड f। ठीक है ना, तो आप भी इसको ऐसे ही करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम while entering the denser medium at the point of incidence it। यानी कि जब कोई भी लाइट रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो उसके साथ क्या क्या हैपनिंग होती है, जरा ऑप्शन में देखते हैं। गोज स्ट्रेट इनटू द सेकंड मीडियम। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें ये पता है कि व्हेन लाइट passing through one medium to another medium or rarer medium to denser medium it will be bent। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इस पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इसको भी हमने कंसीडर किया। डज नॉट इंटर एट ऑल, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अब यहां पर हमें ये देखना है कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये एक कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है,
ठीक है। और ये इसके ऊपर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, या फिर मैंने कहा एयर है हमारे पास। ठीक, अब मैं लाइट को जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कराऊंगा तो इस इंटरफेस पर इंटरसेक्ट होने के बाद ये लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अगर मैं इस इंटरफेस पर ये नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये लाइट जो बेंड होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। यहीं पर अगर कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती। तो देखिए जो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किए थे वहां पर इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल इज द राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी, यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इससे बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है। तो बच्चों मैंने पिछले भी वीडियो में आपसे बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनसे हमारे पास टोटल 6 केस आते हैं। शुरुआत यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर के एट एफ तक प्लेस करते हैं तो हर एक केस में हमारे पास जो बनने वाली इमेज होती है वो रियल होती है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करते हैं तो हमारी इमेज वर्चुअल हो जाती है। तो आइए जरा देखते हैं कि हमको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड द सेम साइज, वर्चुअल एंड इमेज इज नॉट फॉर्म। तो एक चीज बच्चों आप लोगों को समझ लेना है कि हर एक ऑप्शन में हमारे पास यहां पर वर्चुअल का ऑप्शन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया गया है। डन। अब अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस किया गया है तो हमारी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल होती है और साथ ही साथ इरेक्ट भी होती है। तो जरा आओ देखते हैं। ये डिमिनिश्ड वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन तो एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा, सेम साइज वाला एकदम इनकरेक्ट हो गया, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और साथ ही साथ अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो जो हमारी इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक भी करते चलो, सिर्फ देखते ही ना चलो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, यानी कि कोई इंसिडेंट रे है जो कि फोकस से पास हो रही है, द रिफ्लेक्टेड रे विल, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर होगी। तो आपको कुछ याद आया क्या, यस, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कितने लॉज थे, 4 लॉज आपने पढ़े थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। थर्ड लॉ कहता है कि अगर लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। तो लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जस्ट बाउंस बैक हो जाती है। तो जस्ट यहां पर ऐसा ही कुछ पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है पासिंग थ्रू द फोकस, यानी कि अगर फोकस से पास होगी तो क्या होगा। तो आप बताओ जरा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जरा देखो कहां पर है, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिना देखे सोचे समझे यहां पर आंसर टिक कर देना है, लेकिन जब आपने पढ़ रखा है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, यानी कि जो हमारे पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है, यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है और अगर इस बिल्डिंग को हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, यानी कि मैं कौन सा यहां पर मिरर यूज करूंगा इस कंप्लीट बिल्डिंग को देखने के लिए। तो आप बिल्कुल ये मत कहना कि प्लेन मिरर यूज करेंगे, ठीक है ना, प्लेन मिरर नहीं। अब बताओ आप कॉनकेव देखोगे या फिर कॉन्वेक्स देखोगे। तो आपने ये चीज देखी होगी, जब भी कभी आप टर्न पे जाते हो, मॉल वगैरह में जाते हो, जहां पे टर्न होता है वहां पे आपने देखा होगा कि एक मिरर लगा होता है। कौन सा मिरर होता है वो, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि उससे जो बनने वाली इमेज होती है वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। और डिमिनिश्ड के साथ साथ वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या करती है, कवर करती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया का इमेज अपने अंदर बनाती है। सो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाने वाला भाई, ये कॉन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट भी लेते चलना है कि क्यों मैं इसका आंसर ऐसा कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, जो कि हमारा होता ही है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, यानी कि
अगर मैं कहूं कि जो लाइट की स्पीड है वाटर में वो कितनी होगी, तो हम सभी को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होगी। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है 1.33। अभी कल वाली सीरीज में जो लास्ट रिवीजन सीरीज जिसमें न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें मैंने फार्मूला लिखवाया था। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो यहां पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम कितनी होती है, यानी कि 3 × 10⁸ अपॉन, यानी कि हमको किसमें पता करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहां पर मैंने जस्ट वाटर लिख दिया। अब अगर मुझे वाटर में चाहिए तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ये होगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। अब जरा आप जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आएगा। होगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the image size of the object। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर या फिर लेंस कि वो 16 केसेस आपको याद नहीं है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूं इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया भाई, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। कह रहा है ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर प्लेस करूं टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज मुझे चाहिए। तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता चल गया कि कहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। तो हमें पता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो यहां से जो बनने वाली इमेज होती है वो कैसी होती है? सेम साइज की होती है। लेकिन भाई देखो, ये तो वही बच्चा आंसर कर पाएगा जिसने सही तरीके से पढ़ा है इन सभी केसेस को, क्योंकि हमें पता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करेंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज में बनेगी। डन। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस at twice the focal length, at infinity between the optical center of the lens and its principal focus। तो बिल्कुल बच्चों आंख बंद करो और कौन सा आंसर लगा दिया जाए बताओ जरा। at twice of the focal length, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। डन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एट a distance of 30 cm from a concave mirror gets its image at the same point, the focal length of the mirror is। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो हमसे यहां पर बताया जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एट a distance of 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो हमारा कॉनकेव मिरर है, मैंने सबसे पहले यहां पर एक कॉनकेव मिरर बना लिया और हमसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहां पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई कितनी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया हमसे गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, यानी कि इसकी इमेज कहां पर, मतलब कहां पर पाई गई? सेम पॉइंट पर पाई गई। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इसका मतलब जो हमारी इमेज बनी है वो भी कहां बनी है? सेम पॉइंट पर बनी है, एग्जैक्टली इसी जगह पर बन करके आई है। तो अब आप एक बात बताओ, कौन सा वो पॉइंट है कि जब मैं कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखूं तो उसी पॉइंट पर हमारी इमेज भी बने। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब मैं ऑब्जेक्ट को सी पर प्लेस करूंगा तो जो हमारी इमेज होगी वो भी कहां पर बनेगी? सी पर बनेगी, लेकिन नेचर वाइज वो इन्वर्टेड होगी। ओके, तो अगर ये डिस्टेंस हमारी 30 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रिलेशन क्या होता है? R = 2f का होता है, यानी कि जो फोकल लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? 15 सेंटीमीटर। ओहो, देखो यहां पर एक और अच्छी बात बताई गई है कि 15 सेंटीमीटर तो है भाई, लेकिन पॉजिटिव वाला या फिर निगेटिव वाला। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ ऑलवेज टेकन बी नेगेटिव। एंड यहां पर जो मिरर है हमारा वो कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक नहीं करते, चलो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror
ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया जरा बता दो। बिना सॉल्व किए, बिना कलम उठाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपने जरा सा भी ध्यान दिया है। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं और हम लोग जल्दीबाजी में या फिर पैनिक होकर के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखो यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है और कह रहा है फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर बनाया और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, वो दिया हुआ है हमको 20 और जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो कहां पर प्लेस किया गया है, 40 सेंटीमीटर पर। अब अगर फोकल लेंथ 20 है तो ये भी तो 20 होगा, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर के सामने अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखूंगा तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। लेकिन अभी भी मैंने बताया था कैसी होगी, इनवर्टेड होगी, सेम साइज होगी। ठीक है, तो आगे जरा ऑप्शन में देखते हैं। तो यहां पर पहली चीज तो वर्चुअल तो नहीं होने वाली, कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता रखा है कि इस साइड में अगर बन रही इमेज किसमें, मिरर में, तो ये कैसी होती है बच्चों, रियल, और इधर होती है तो वर्चुअल। ठीक है, ये मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था। तो वर्चुअल वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। तो रियल एंड इरेक्ट है, तो इरेक्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द अपोजिट साइज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, अपोजिट साइज कैसे हो सकता है। फिर रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों, यस, डी वाला आंसर ही करेक्ट है यहां पर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के आप लोगों को कराए गए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ में आया है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और ये जो हमारी सीरीज है लास्ट टाइम रिवीजन की सीरीज, उज्जवल सर के द्वारा और मेरे द्वारा ये एक कोशिश है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज इस चैनल पर बने रहिए और इसको फॉलो करिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।